हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेनक्रिएटाइटिस के बारे में। पेनक्रिएटाइटिस क्या है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, यानी इसके लक्षण क्या हैं, इसमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, और अगर पेनक्रिएटाइटिस होता है तो इसे कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इन सारे टॉपिकों पे मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेनक्रिएटाइटिस क्या है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज को पेनक्रिएटाइटिस कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो अगर पेनक्रियाज में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसे हम पेनक्रिएटाइटिस कहते हैं। पेनक्रिएटाइटिस के बारे में जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि पेनक्रियाज को आपका अग्नाशय कहा जाता है। तो अग्नाशय कहने से आप समझ सकते हैं कि ये आपके डाइजेशन से संबंधित है, ये आपके पाचन से संबंधित है, ये पाचन का एक मुख्य अंग है। तो अगर किसी व्यक्ति में पेनक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाएगी, पेनक्रिएटाइटिस हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, तो पेनक्रियाज के नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए पेनक्रिएटाइटिस के केस में सबसे पहले आपको जानना है कि इस व्यक्ति का पाचन बाधित हो जाएगा, पाचन डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर पेनक्रियाज के फंक्शंस के बारे में बात करें तो एक नॉर्मल पेनक्रियाज को यानी मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मिक्स ग्लैंड कहने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये दो फंक्शन करता है, जिसमें इसका एक्सोक्राइन पार्ट और इंडोक्राइन पार्ट। अब ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये पेनक्रिएटिक जूस सेक्रेट करता है, जो आपके पाचन में सहायक होते हैं, पाचन में मदद करते हैं। जबकि इसका जो इंडोक्राइन वाला पार्ट है वो आपका हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन है। इंसुलिन के बारे में आप जानते हैं कि ये आपके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो ये तो मैंने आपको पेनक्रियाज के नॉर्मल फंक्शन के बारे में बात बताया। लेकिन अब बात करने वाले हम पेनक्रिएटाइटिस में, यानी अगर पेनक्रियाज में स्वेलिंग आ जाएगी तो ये नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाएंगे। तो इसकी वजह से आपका पाचन बाधित हो सकता है, आपकी डायबिटीज की जो कंडीशन है वो खराब हो सकती है। यानी आप डायबिटिक नहीं है तो आप डायबिटिक हो सकते हैं, और अगर डायबिटिक हैं तो ये कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती है। अब मैं आपको पेनक्रिएटाइटिस के बारे में, इसके कॉजेज बताने से पहले बताना चाहूंगा कि पेनक्रिएटाइटिस बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला इसका जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, और दूसरा है आपका क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस। एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस का मतलब ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो स्वेलिंग है अभी रिसेंट में ही हुई है। और क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस का मतलब ये लंबे समय से है। अगर मेडिकल लिटरेचर के बारे में जाने तो एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस के बारे में बताया है कि अगर ये स्वेलिंग विद इन 3 मंथ है, यानी 3 महीने के अंदर ये स्वेलिंग खत्म हो जाती है या 3 महीने तक रहती है, तो इसे हम एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस कहते हैं। और अगर ये स्वेलिंग 3 महीने से ज्यादा समय तक रहती है तो इसको क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस कहते हैं। ये मैंने पेनक्रिएटाइटिस के आपको टाइप बताए। अब मैं इसके कुछ कॉजेटिव एजेंट के बारे में बताऊंगा, कॉजेज के बारे में बताऊंगा। तो पेनक्रिएटाइटिस के ओवरऑल जितने भी कॉजेज हैं उसमें से मुख्य कारण है आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन। यानी अगर गॉल ब्लैडर के अंदर कोई भी स्टोन है, और स्मॉल साइज की, कई बार छोटे साइज की जो गॉल ब्लैडर की स्टोन होती हैं ये वहां से फ्लश आउट होकर के पेनक्रिएटिक डक्ट में आकर के फंस जाती हैं, पेनक्रिएटिक डक्ट को ब्लॉक कर देती हैं। और इस तरीके से पेनक्रियाज का जो सिक्रीशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से पेनक्रिएटाइटिस हो जाती है। कुछ दूसरे कारण के बारे में बात करें तो उसमें से मुख्य कारण आपका एल्कोहल कंजप्शन हो सकता है। एल्कोहल के ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से जो पेनक्रिएटिक सिक्रीशंस हैं, जो पेनक्रिएटिक जूस हैं, वो गाढ़े हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और वहां से प्रॉपर तरीके से फ्लश आउट नहीं हो पाते, सही से नहीं निकल पाते, तो वो भी पेनक्रिएटाइटिस का कारण बनते हैं। अगर कुछ और रीजन देखें तो आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड का सही से काम न करना, यानी आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़े रहना। किसी ट्रॉमा की वजह से भी पेनक्रिएटाइटिस हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से पेनक्रिएटाइटिस हो सकती है, यानी कोई वायरल इन्फेक्शन, जैसे आपका मम्प्स का इन्फेक्शन है, ये पेनक्रिएटाइटिस करा सकता है। कुछ इस तरीके की ड्रग्स हैं, जैसे आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, यानी एस इनहिबिटर जो ड्रग्स होती हैं, उनकी वजह से पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है। ये पेनक्रिएटाइटिस आपका हाई अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड, यानी अगर आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड की जो प्रोफाइल है वो गड़बड़ है, तो वो आपको पेनक्रिएटाइटिस की तरफ ले जा सकती है। इस तरीके से मैंने बहुत सारे आपको ये कॉजेज बताई। ये जेनेटिक हो सकता है, ये कैंसर की वजह से भी पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है, यानी जो पेनक्रिएटिक डक्ट है अगर वहां पर कोई भी मैलिग्नेंसी है, कोई भी ग्रोथ है, तो उसकी वजह से पेनक्रिएटाइटिस हो सकती है। ये मैंने आपको पेनक्रिएटाइटिस के कुछ कॉजेज बताए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्लिनिकली कैसे मैनिफेस्ट करेगा। यानी किसी व्यक्ति को
पेनक्रिएटाइटिस हुई है तो आप कैसे उसे जान पाएंगे? तो पेनक्रिएटाइटिस व्यक्ति में आपको सबसे पहले जानना है कि जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, यानी ये स्टर्नम आपकी बोन है, इसका जो टर्मिनल पार्ट है इसे हम एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। इस एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपको सीवियर पेन का सेंसेशन होगा। सीवियर पेन के साथ साथ इसे वॉमिटिंग होने की संभावना रहेगी, यानी नोजिया और वॉमिटिंग रहेगा। साथ में इसको फीवर भी रह सकता है। तो इस तरीके से जो है आप इसके ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसका स्टूल है वो बल्की रहेगा, उसमें जो है फैट की मात्रा रहेगी। ये सारे करेक्टर आपको पेनक्रिएटाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पेनक्रिएटाइटिस का पेन है, इसी तरीके का एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो पेन है, ये कुछ अन्य बीमारियों में भी पाया जाता है। तो इसीलिए इसकी डायग्नोसिस को कभी कभी जो है हम मिस कर देते हैं या डायग्नोसिस सही से नहीं कर पाते। अगर मैं बताना चाहूँ कुछ अन्य बीमारियां, तो जैसे आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज, यानी जैसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, तो कभी कभी जो है गैस्ट्रिक अल्सर में भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में ही पेन देखने को मिलेगा। साथ में अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसका पेन भी आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में मिलेगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो पेन है, यानी हार्ट से संबंधित जो पेन है, वो भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए एपिगैस्ट्रिक रीजन का जो पेन है ये कई अन्य बीमारियों में भी मिल सकता है। तो इसीलिए इसकी डायग्नोसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये पेनक्रिएटाइटिस की वजह से एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है, तो इस व्यक्ति की फॉरवर्ड बेंडिंग, यानी ये व्यक्ति आगे की तरफ झुकता है तो इससे रिलीफ मिलता है। तो ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि ये आपको बताए कि ये पेनक्रिएटाइटिस की वजह से पेन है। यानी पेन में अगर आराम मिल रहा है व्यक्ति को आगे झुकने पे, तो ये इंडिकेटर है कि ये जो है पेनक्रिएटाइटिस की वजह से हो सकता है। ये मैंने आपको इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताए कि इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा इसके कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में देखें तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज ये टेस्ट कराते हैं। अगर सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज ये बढ़े हुए हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि ये आपका पेनक्रिएटाइटिस की वजह से होता है। और अगर ये पेनक्रिएटाइटिस ड्यू टू गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उस दशा में आपको लिवर फंक्शन टेस्ट भी राइज अप मिलेंगे, यानी जो एसजीपीटी और एसजीओपीटी है इनकी कंसंट्रेशन भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये मैंने आपको ब्लड एग्जामिनेशन बताए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, इसमें आप एमआरआई करा सकते हैं, इसमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कुछ एडवांस टेक्निक की, जैसे ईआरसीपी, एमआरसीपी, इस तरीके की टेक्निक है जिनके आधार पर हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर जान सकते हैं कि ये पेनक्रिएटाइटिस का रीजन क्या है। ये मैंने आपको इसका इन्वेस्टिगेशन बताया, मैंने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताए। अब मैं बताना चाहूंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर हम ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर ये आपका जो है क्रोनिक कंडीशन में है और एक दूसरी कंडीशन आपकी मैंने एक्यूट बताई है, तो एक्यूट कंडीशन में सबसे पहले हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी जो भी लक्षण पेशेंट में आ रहे हैं, पेन आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, उसको रिलीफ करते हैं। फिर एग्जामिनेशन के बाद उसकी जो पॉजिटिव एजेंट है, यानी किस कारण से है, उस पॉजिटिव जो प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। इस तरीके से हम इसे ट्रीट कर पाते हैं। अगर ये इन्फेक्शन हुआ है तो प्रॉपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वगैरह चलाते हैं और उस तरीके से हम इसे ठीक कर पाते हैं। ये पेनक्रिएटाइटिस के बारे में मैंने आपको समझाया। साथ में एक कॉमन सवाल लोगों का रहता है कि जो एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस है क्या ये कंप्लीटली क्यूरेबल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये एक्यूट कंडीशन में है और एक्यूट कंडीशन में आप प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं तो एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस कंप्लीटली क्यूरेबल है, इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। जबकि अगर ये क्रोनिक कंडीशन में जा चुकी है, एक लंबे समय से ये पेनक्रिएटाइटिस है, तो इसमें पेनक्रियास में जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, उसे आप दोबारा से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर पेनक्रिएटाइटिस की आपको कंडीशन है, पेनक्रियाज में स्वेलिंग है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि पेनक्रियाज में जो परमानेंट डैमेज है आप उससे बच जाएं। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस का ट्रीटमेंट लेते हैं, सही समय से इसका इलाज कराते हैं, वो व्यक्ति आपके हिस्टोपैथोलॉजिकली, फिजिकली, केमिकली, रेडियोलॉजिकली बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यानी अगर मान लो आपने पेनक्रिएटाइटिस हुई और प्रॉपर आपने ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे या आपके बायोप्सी कराएंगे, यानी कोई भी टेस्ट कराएंगे, तो आपको पूरी तरीके से आपका पेनक्रियास हेल्दी मिलेगा, ठीक मिलेगा। तो मैंने ये सारी चीजें आपको बताई।
एडवाइस में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी पेनक्रिएटाइटिस का पेशेंट होता है, ओरली हम उसे कोई भी चीजें नहीं देते हैं, यानी मुंह से खाने के लिए कोई भी चीज नहीं देते हैं। उसका कारण आप समझ रहे होंगे, इसका रीजन ये है कि पेनक्रियास का जो फंक्शन है वो डाइजेशन से संबंधित है। अगर कोई भी चीज हमारे जीआईटी में जाएगी तो पेनक्रियास को काम करना पड़ेगा, जिससे उसकी दिक्कत और बढ़ सकती है। तो इसीलिए इस व्यक्ति को हम आईवी फ्लूइड देते हैं, जो भी ट्रीटमेंट देते हैं आईवी फ्लूइड के थ्रू देते हैं। ऐसे व्यक्ति में फैट घी तेल वाली चीजें कंप्लीटली अवॉइड की जाती हैं, और इस तरीके से हम पेनक्रिएटाइटिस को मैनेज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पेनक्रिएटाइटिस को समझने में कुछ मदद किया है, आपको लगता है कि इससे आप कुछ समझ पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।